देख रहे हैं कोर्ट प्रैक्टिस। आज हम कोर्ट प्रैक्टिस क्राइम स्टोरी से लिए गए अदालत सीरियल के एक एपिसोड पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और मामला ऐसा है जो बिल्कुल दिमाग घुमा देगा। अब सोचिए, एक ससुर है, वो अपनी बहू कल्पना पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम भी किसका? अपनी ही पत्नी नीलिमा यानी कल्पना की सास की हत्या का। लेकिन कहानी यहीं पर उलझ जाती है। वो ये भी कह रहे हैं कि बहू निर्दोष है। हाँ, निर्दोष। हाँ, उनका कहना है कि भाई हत्या तो हुई, पर कल्पना ने ये नींद में चलने की बीमारी में किया, स्लीप वॉकिंग में। और कमाल की बात यह है कि ससुर खुद को इस घटना का चश्मदीद गवाह बता रहे हैं। ये तो शुरू से ही बहुत ही अजीब, मतलब एक असाधारण सिचुएशन है। चश्मदीद गवाह जिसका काम नॉर्मली प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करना होता है, वो यहाँ डिफेंस की तरह बात कर रहा है। बिल्कुल। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये कहानी को सिर्फ मिस्टीरियस नहीं बनाता, बल्कि सोचने पे मजबूर करता है कि क्या गवाह कुछ छिपा रहा है या मामला वाकई जैसा दिख रहा है वैसे ही है। अक्सर ऐसी उलझनें ना किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। सही कहा। अच्छा, कहानी में आगे पता चलता है कि कल्पना को सच में मतलब सालों से नींद में चलने की प्रॉब्लम रही है। अच्छा। हाँ, और वजह उसकी स्किन एलर्जी की एक दवा है एंटीहिस्टामाइन, उसका साइड इफेक्ट। अच्छा। यहाँ तक कि इस घटना से कुछ ही दिन पहले वो नींद में चलते चलते छत पर पहुँच गई थी, मतलब गिर भी सकती थी। अरे बाप रे। हाँ, और डॉक्टर ने उसे फौरन ये दवा बंद करने को कहा था। तो ये बैकग्राउंड उसके निर्दोष होने के दावे को थोड़ा वजन तो देता है ना? हाँ, देता तो है, लेकिन यहीं पर प्रोसिक्यूशन मतलब जो सरकारी वकील हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। उनका तर्क है कि कल्पना की ये स्लीप वॉकिंग कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है, एक नाटक। क्यों भी? वो सबूत के तौर पर कॉलेज के टाइम की एक घटना सामने लाते हैं, जहां कल्पना ने शायद कथित तौर पर नींद में चलने का बहाना किया था। ओहो। और उसकी एक दोस्त गवाही देती है कि कल्पना ने एक बार गुस्से में कहा था कि वो अपनी सास को नींद में चलते हुए मार डालेगी। ओहो, ये तो सीरियस बात है। हाँ, तो प्रोसिक्यूशन का मानना था कि हत्या का असली मोटिव वो सास नीलिमा का कल्पना को पसंद ना करना था। अच्छा। और वो चाहती थी कि भाई अपने बेटे नवीन की शादी नर्मदा नाम की किसी और लड़की से करवा दें। तो उनके हिसाब से जब कल्पना को ये पता चला, तो उसने सास को रास्ते से हटाने के लिए ये स्लीप वॉकिंग का ड्रामा रच दिया। लेकिन ये थोड़ा मतलब खिंचावा सा नहीं लग रहा? कॉलेज की बात, गुस्से में कही बात। बिल्कुल। प्रोसिक्यूशन यहाँ इमोशंस और पुरानी बातों पर ज्यादा जोर दे रहा है। कॉलेज की शरारत या गुस्से में कही गई बात को हत्या के इरादे का पुख्ता सबूत मानना थोड़ा मुश्किल होता है। और यही पर डिफेंस लॉयर केडी पाठक का रोल बहुत अहम हो जाता है। सिर्फ ये नहीं कहते कि कल्पना बीमार है, बल्कि वो इस दावे के एकदम तह तक जाते हैं। सही कहा। पाठक ये साबित करने में लग जाते हैं कि भाई घटना वाली रात कल्पना ने वो एलर्जी की दवा खुद नहीं ली थी। जानबूझकर नहीं ली। नहीं, दवा की शीशी में गोलियों की गिनती में गड़बड़ी मिलती है, मतलब एक गोली गायब है। रहस्यमयी तरीके से। ये इशारा करता है कि उसे दवा चुपके से दी गई थी। अच्छा, ये तो बड़ा टर्न है। हाँ, और फिर वो कोर्टरूम ड्रामा, वो अदालत में जज के सामने कल्पना को वही दवा देकर ये दिखाते हैं कि देखो कैसे वो दवा के असर में हिंसक हो सकती है बिना होशो हवास के। ये एक मजेदार लीगल स्ट्रैटेजी है, हालांकि असल अदालतों में ऐसा लाइव डेमो शायद ही मुमकिन हो। हाँ, वो तो है। लेकिन कहानी के नजरिए से ये डिफेंस के दावे को पुख्ता करता है कि कल्पना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। और यहीं से जो जांच है ना, वो एक ऐसी दिशा में मुड़ती है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। हाँ। असली कातिल कोई और निकलता है। हाँ। कई छोटे छोटे सुराग पर बहुत अहम उसकी तरफ इशारा करते हैं, जैसे उसकी चप्पल पर ना मौके से मिले टूटे हुए नीले कैंडल लैंप के कांच के टुकड़े मिलते हैं। फिर दरवाजे की चाबियों पर उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, और उसका बहाना भी बड़ा अजीब है कि उसने चाबियां रुमाल से पकड़ी थी। ये तो शक पैदा करता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उन चाबियों से नवीन के एक खास मॉइस्चराइजर की गंध आती है। ओहो, मॉइस्चराइजर की गंध। ये दिखाता है कि देखो, परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज होती नहीं है। अपराधी कितनी भी चालाकी दिखाए, कोई ना कोई सुराग पीछे रह ही जाता है। ये फोरेंसिक सबूत चाहे कितने भी छोटे लगें, अक्सर बड़ी साजिशों का पर्दाफाश कर देते हैं। बिल्कुल। जैसे ही केडी पाठक इन सबूतों के साथ नवीन को कन्फ्रंट करते हैं, वो टूट जाता है, अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो मानता है कि उसी ने अपनी माँ की हत्या की पूरी साजिश रची थी। लेकिन क्यों? आखिर क्यों? वजह उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, रिया,
जिससे वो शादी करना चाहता था। अच्छा। लेकिन उसे डर था कि अगर उसने कल्पना को तलाक दिया तो उसके पिता उसे अपने करोड़ों की जायदाद से बेदखल कर देंगे। अरे बाप रे, ये मोटिव तो कहानी को और भी ज्यादा भयानक बना देता है। मतलब नवीन ने ना सिर्फ अपनी माँ की जान ली, बल्कि उसने अपनी पत्नी को, जिसे नींद में चलने की प्रॉब्लम थी, अनजाने में कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, एक हथियार की तरह। उसने सोचा कि वो एक तीर से दो शिकार करेगा, माँ से भी छुटकारा, कल्पना से भी छुटकारा और जायदाद भी हाथ में। ये रिश्तों के अंदर छिपे हुए स्वार्थ और लालच का एक बहुत ही काला उदाहरण है। अंत में अदालत नवीन को दोषी पाती है हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का, और उसे सजा सुनाती है। और कल्पना, उसे निर्दोष करार दिया जाता है क्योंकि वो तो इस पूरे खेल में बस एक मोहरा थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन अदालत ये भी आदेश देती है कि कल्पना को पूरी तरह ठीक होने तक मेडिकल निगरानी में रखा जाए। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे किसी की लाचारी या बीमारी का फायदा उठाकर उसे अपराध के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रिश्तों के उस अंधेरे पहलू को सामने लाती है जहां अपनापन, देखभाल, ये सब बस एक दिखावा होता है। और आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है, क्या हम वाकई अपने करीबी लोगों के असली इरादों को हमेशा समझ पाते हैं, या फिर बाहरी मासूमियत अक्सर अंदर की कड़वी सच्चाई को छुपा ले जाती है? ऐसे और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और घंटी दबाएं।